श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नवाब मलिक ने आज अपने आरोपों की फाइल से जिस रियाज भाटी से फडणवीस और बीजेपी नेताओं के करीबी का खुलासा किया है, उसके खिलाफ बीजेपी ने भी अपने एल्बम से रियाज भाटी की तस्वीरें जारी की है, जिसमें भाटी शरद पवार और उद्धव ठाकरे सहित कांग्रेसी नेताओं के साथ नजर आ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप रियाज भाटी को साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहा है। साथ ही शरद पवार के साथ भी तस्वीरें हैं। तो देखिए अब फोटो और एल्बम्स किस तरह का, और ये देखिए आदित्य ठाकरे, उनके साथ भी तस्वीरें, यानी कांग्रेसी नेताओं के साथ किस तरह से रियाज भाटी की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। संजय दत्त के साथ तस्वीरें। तो रियाज भाटी कहां कहां मिला हुआ है, कहां कहां तक है घुसा हुआ, वो देखने की यहां पर जरूरत है। तो एक तरफ जहां पर बीजेपी नेताओं के साथ वो नजर आ रहा है जिसको नवाब मलिक ने जाहिर किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी तमाम नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई। देखिए अदनान सामी से लेकर तमाम जितने भी है, ये देखिए शरद पवार के साथ जो है वो तस्वीर सामने आई है। उद्धव ठाकरे के ठीक बगल में रियाज भाटी आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से अब देखिए तस्वीरों को लेकर वार पलटवार जो है वो शुरू हो चुका है। ये नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने फडणवीस तो नहीं आए। आशीष शेलार ने मलिक के खिलाफ मोर्चा संभाला है और कहा है कि मलिक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? क्या रियाज भाटी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कोणाला देत आहे? मला वाटतं कोणाची नावं बदनाम करण्यासाठी फोटोचा धंदा करू नका। तुम्ही एक बोट दाखवाल, 4 बोट तुमच्याकडे येतील आणि त्यामुळे माननीय देवेंद्र फडणवीसजींचा रियाज भाटीशी काही संबंध, संपर्क आणि विषय असण्याचं कारणच नाही। आपको बता दें कि मुंबई के ड्रग्स कांड पर सियासी वार हर हद को तोड़ चुके हैं। फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप लगाया तो मलिक आज जाली नोटों के आरोपों के साथ सामने आ गए। मलिक ने कहा कि फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का जाल फैला, जिसके तार पाकिस्तान से लेकर डी कंपनी तक थे। मलिक ने यहां तक कहा है कि विदेशों से फोन के बाद उनके राज में पुलिस ने मामले सुलटाए हैं। तो फडणवीस ने भी घुमा फिराकर जवाब दिया। ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे। चीथड़े, और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक
छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों की जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? जमीन मालिकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीनें अपने नाम पे लिखा ली जाती थी, ये सच है कि नहीं? आर्यन खान ड्रग्स केस अब ड्राइंग रूम और पुराने फोटो एल्बमों तक पहुंच गया है। बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच नाक की लड़ाई बन चुके इस मामले में महाराष्ट्र के गठबंधन की ओर से कमान संभाल रखी है मंत्री नवाब मलिक ने। मलिक ने एक दिन पहले दावा किया था कि आज वो हाइड्रोजन बम गिराएंगे, लेकिन बम की जगह वो लेकर आ गए नया चेहरा, जिसका नाम है रियाज भाटी। एनसीपी ने कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के साथ भाटी की तस्वीरें जारी की और कई संगीन आरोपों की बौछार कर दी। नवाब मलिक का आरोप है कि भाटी का दाऊद गिरोह से कनेक्शन है। भाटी पर फर्जी पासपोर्ट केस होने के बावजूद उसे 2 दिन में छोड़ दिया गया। भाटी को पीएम के कार्यक्रम में भी एंट्री मिली थी। फडणवीस सरकार के शह पर महाराष्ट्र में जाली नोट नेटवर्क चलता था। 2017 में 14.5 करोड़ के जाली नोट का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है, मामला एनआईए को नहीं दिया जाता, नोट कहां से आ रही थी उसकी अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पे डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के
क्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जिस रियाज भाटी के बलबूते नवाब मलिक हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे थे, वो थोड़ी देर में ही दोधारी तलवार साबित हो गया। बीजेपी ने भी रियाज की तस्वीरों का पूरा एल्बम जारी कर दिया, जिसमें वो उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गजों के अलावा अगाड़ी के तमाम नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। आज हाइड्रोजन बम फोड़ना चाह रहे थे, पर उनका दुर्भाग्य रहा, वह बम फूटा उनके अपने और सरकार के माथे पर। अब जिस इमरान की वे बात कर रहे हैं और जिस प्रकार की दलीलें उनके सामने आ रही हैं, ये इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि इन सारे लोगों के साथ आपके दल के, आपके खुद के और महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री की तस्वीरें कैसी हैं? सच जो भी हो, लेकिन ड्रग्स केस में आया रियाज भाटी का नाम का ये नया किरदार वाकई दिलचस्प है। रियाज भाटी फर्जी पासपोर्ट केस में कई बार गिरफ्तार हो चुका है। उस पर फिरौती, फायरिंग और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। 2010 में फिरौती और धमकी के मामले में उस पर मकोका लग चुका है। परमबीर सिंह और सचिन वाझे मामले में वो सह आरोपी है। इसके बावजूद बीजेपी और विरोधी दलों के सभी बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। इससे साबित होता है कि सियासी गलियारों में उसका खासा रसूख तो है, लेकिन किसने कब और कैसे उसका इस्तेमाल किया, ये जांच से ही पता चल पाएगा, और ऐसी निष्पक्ष जांच शायद कभी न हो पाए। मुंबई से दिवेश और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान के मसले पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में रूस, ईरान समेत अफगानिस्तान के 5 पड़ोसी देश मंथन कर रहे हैं। लेकिन अफगान मसले पर भारत की भूमिका से चिढ़े पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक से दूरी बना ली है। करीब 2.5 महीने पहले अफगानिस्तान की धरती पर एक बार फिर से बड़ी उथल-पुथल हुई थी। अमेरिकी फौजों की वापसी और हफ्ते भर में पूरे मुल्क पर तालिबानी आतंकियों के कब्जे को पूरी दुनिया ने दंग होकर देखा था। अब भले ही दुनिया अपने में रम गई हो, लेकिन अफगानिस्तान के हालात अभी भी जस के तस हैं। न तो यहाँ राजनीतिक हल निकला, न ही तालिबानी कट्टरवाद में कोई कमी आई, और आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। दुनिया को कोई फर्क पड़े न पड़े, लेकिन अफगानिस्तान के हालात से भारत समेत पड़ोसी देशों को काफी फर्क पड़ता है। लिहाजा इन सारे देशों के नुमाइंदे आज दिल्ली में जुटे हैं अफगान समस्या के हल और शांति की कोशिशों पर मंथन करने के लिए। भारत के एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 7 देशों के सुरक्षा प्रमुख दिल्ली में जुटे हैं। इसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इस सम्मेलन को दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान कहा गया है। Excellencies, this is the 3rd meeting of the process that was initiated by Iran in 2018. We had the 2nd meeting there as well. We are grateful to Iran for that. It's a privilege for India to host the dialogue today with participation of all the Central Asian countries and Russia, who was the initiator of the idea. We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. भारत पारंपरिक तौर पर अफगानिस्तान का अहम सहयोगी रहा है। तालिबान के कब्जे से पहले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $3 अरब से ज्यादा की रकम खर्च की है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी विकास के लिए भारत के योगदान को स्वीकार किया है। लेकिन तालिबानी कट्टरता, आतंकी संगठनों से इसके जुड़ाव और आतंक पालने वाले देशों से तालिबान की नज़दीकियाँ भारत समेत पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है।
दिल्ली डायलॉग के जरिए इन्हीं चिंताओं पर चर्चा और हल के साझा तरीकों पर बात हो रही है। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से पड़ोसियों को जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं वो हैं सीमा पार से आने वाला आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, शरणार्थियों की समस्या, अफगानिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात, अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद। This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, इसका एक नमूना देखिए। लड़कियों की ताइक्वांडो की ट्रेनिंग क्लास चोरी छुपे चलाई जा रही है, क्योंकि अगर तालिबानियों को पता चल गया तो कोच और लड़कियों की खैर नहीं। लड़कियों का स्कूल और नौकरियों पर जाना पहले से ही पहरे में है। दुनिया जानती है कि तालिबानियों समेत दुनिया भर के आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस हालात का जिम्मेदार है। दिल्ली डायलॉग में आने से पाकिस्तान का इनकार। चीन ने भी दूसरे कार्यक्रम की व्यस्तता का बहाना बनाया। चीन ने कहा अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत से चर्चा का विकल्प खुला। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका नहीं चाहते चीन पाक। अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने भारत की भूमिका को अहमियत दी। चीन और पाकिस्तान के इस चाल से पीएम मोदी दुनिया को पहले ही आगाह कर चुके हैं। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों के बावजूद अफगानिस्तान के पड़ोसियों का दिल्ली में जुटना इस बात का सीधा संदेश है कि अफगानिस्तान मुद्दे के हल में भारत की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। खुद अफगानिस्तान के लोगों की दिली इच्छा भी यही है, जो वक्त वक्त पर जाहिर करते रहते हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।